recording, sharing with you PDF file. I think it's visible. Yes, sir. Is Visible. okay, okay. Again, I would like to tell you कि we are conducting this test series under the banner of JS English Literary Society Allahabad. Now test series 9 आज की डेट में, और उस पे जो है हम लोग जो है इसको करा रहे हैं, जिसमें जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा पहला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जॉन गाल्सवर्दी को लेकर के है। और मैंने बताया था कुछ क्वेश्चंस हमने जॉन गाल्सवर्दी को लिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। John Galsworthy was born on 14th August at Kingston Hill in the country of Surrey. एक इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है कि जॉन गाल्सवर्दी का जो जन्म है वो कब हुआ है, 14 अगस्त को हुआ है, और एट किंगस्टन हिल, 14 अगस्त एट किंगस्टन हिल इन द कंट्री ऑफ सरे, जो कंट्री ऑफ सरे है वहां पर उनका जन्म हुआ है। तो यू विल कम टू नो कि ये जो पहला पॉइंट है काफी रिमार्केबल है। रिमार्केबल इन द सेंस कि एक उनके बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि उनका जन्म कब हुआ है। सो यू फाइंड कि जॉन गाल्सवर्दी वाज बोर्न ऑन 14 अगस्त एट किंगस्टन हिल इन द कंट्री ऑफ सरी। दूसरा चीज है कि हिज फादर सीनियर जॉन गाल्सवर्दी वाज एन इमिनेंट बिजनेसमैन। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी गलत है। क्यों गलत है? Wrong है sir. या हिज फादर सीनियर जॉन गाल्सवर्दी वाज एन इमिनेंट बिजनेसमैन, नो, वो जो थे वो क्या थे, हिज फादर वाज एन इमिनेंट लॉयर नॉट बिजनेसमैन, उनके फादर जो है लॉयर थे ना कि वो बिजनेसमैन थे। तो एक पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, वह कौन सा पॉइंट ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन मैंने जानबूझ के गलत रखा है, और ये बताने के लिए कि उनके फादर जो है जिनको हम सीनियर जॉन गाल्सवर्दी कहते हैं, वह एक जो है क्या थे, वह एक इमिनेंट लायर थे, ना कि क्या है, वह एक ना कि बिजनेसमैन थे। तो एक पॉइंट ये जो है हमें क्या करना, हमें इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके सामने है कि हिज मदर वाज ब्लांची बेली, जो उनकी माँ थी वो क्या थी, वो ब्लांची बेली थी। नाउ दिस इज सी, हिज मदर वाज ब्लांची बेली। यह एक पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है कि उनकी माँ का क्या नाम था, उनकी माँ का नाम था ब्लांची बेली, जो उसी से रिलेटेड है। तीसरा पॉइंट अगर आप देखते हैं तो एक और पॉइंट आ रहा है कि ही ऑब्टेन्ड डिग्री इन लॉ। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने जो है डिग्री लॉ में की है, लेकिन उनका सारा काम लिटरेचर में हुआ, क्योंकि उनके फादर वेल नोन लायर थे, तो चाहते थे कि बेटा भी लायर बने और वो जो है बार में जा करके प्रैक्टिस करे। बार का मतलब कि जो वकीलों का है उससे, तो वो चाहते थे वो भी प्रैक्टिस करे। बट जॉन गाल्सवर्दी हैड नो इंटरेस्ट इन एडवोकेसी, या उसमें, या एडवोकेट होने में, या बार वगैरह को ज्वाइन करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। फादर के दबाव में आकर के या फादर के कहने पर उन्होंने इस चीज को ज्वाइन तो कर लिया था, लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो उनको डिग्री मिली है वो कहाँ से मिली है, न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन 1889। तो मैं नहीं कहता कि 1889 में जो डिग्री मिली है यह चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं कि उनको जो है 1889 में डिग्री मिली है यह चीज इंपॉर्टेंट है, बल्कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आखिर उनको यह डिग्री कहाँ से मिली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यू कॉलेज से मिली। मोस्ट प्रोबेबली यू विल कम टू नो कि चाहे वर्ड्सवर्थ का रहा हो, चाहे जो है जॉन मिल्टन का रहा हो, ऑफन यू फाइंड कि उन्होंने किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज से हायर एजुकेशन मिला लिया हुआ है, ये क्वेश्चन ऑफन ऑफन पूछा गया है। मैं नहीं कहता अर्ली एजुकेशन को लेकर के पूछा गया है, लेकिन हायर एजुकेशन को लेकर के जरूर पूछा गया है कि जॉन मिल्टन का क्रिस्ट कॉलेज से रिलेशन था। उसके अलावा जॉन गार्शवर्दी जो है न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और जो दूसरे राइटर्स थे उनका अपना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। तो ये जितने पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं उनमें से ये बात सही है कि उनका जो जन्म हुआ 14 अगस्त को हुआ, और 14 अगस्त का मतलब कि 1867 में। अगर
अगर अगर ये देखा जाए कि जो उनका जन्म हुआ है वो कब हुआ, उनका जन्म 14 अगस्त 1867 को हुआ था। कब हुआ था? 14 अगस्त 1867 को हुआ था। So in this way you find what? In this way you find कि John Galsworthy was born on 14th August at Kingston Hill in the country of Surrey. वो सरे में पैदा हुए थे। His father senior John Galsworthy was an eminent businessman. उनके जो फादर थे सीनियर जॉन गाल्सवर्दी, वह क्या थे? एक इमिनेंट बिजनेसमैन थे। ये गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि वह एक लॉयर थे। उनकी माँ का नाम ब्लांची बेली था, जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। उन्होंने जो है क्या किया? ही ऑब्टेन डिग्री इन लॉ फ्रॉम न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन 1889। ये बात भी सही है कि उन्होंने लॉ में डिग्री लिया। और कहाँ से लिया? कि उन्होंने जो है ये जो लिया है, यू विल कम टू नो कि 1889 में ये डिग्री लिया हुआ है। कहाँ से लिया हुआ है? न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से लिया हुआ है। सेकेंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट कि इसके अलावा यू फाइंड व्हाट की जॉन गाल्सवर्दी एंड एडा मैरिड इन 1905। जॉन गाल्सवर्दी और एडा की मैरिज कब होती है? 1905 में होती है, आफ्टर द डेथ ऑफ सीनियर जॉन गाल्सवर्दी। या सीनियर जॉन गाल्सवर्दी का मतलब उनके फादर की डेथ 1904 में हुई थी। तो उनके फादर ये नहीं चाहते थे कि जॉन गाल्सवर्दी एडा को अपनी वाइफ बनाए, बट जॉन गाल्सवर्दी वाज इन लव विद एडा। और एडा ऑलरेडी जो है, एडा अगर देखा जाए तो उनके अपने जो आप कह सकते हैं कि अगर ये कहा जाए कि कजिन या उनके अपने जो और भी रिलेटिव थे, उन्हीं फैमिली में से वो भी रही है। तो ये चीज नहीं चाहते थे कि जॉन गाल्सवर्दी के फादर की, गाल्सवर्दी का मैरिज उनसे हो। बट गाल्सवर्दी डाइड इन 1905। गाल्सवर्दी जो है 1905 में गाल्सवर्दी की मौत होती है। जब 1905 में गाल्सवर्दी की मौत होती है तो 1905 में जो है क्या होता है कि उनकी वो शादी करते आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। चूंकि उनको ऐसा लगता था वो अपने फादर के डिजायर के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। एक ऐसा ऐसा लगता है ही वॉज अ वेरी ओबीडियंट सन। चूंकि अगर उनके फादर ने कहा तुम्हें लॉ की डिग्री लेना है तो उन्होंने लॉ की डिग्री लिया। जब उनके फादर ने कहा तुम्हें बार ज्वाइन करना है तो उन्होंने बार भी ज्वाइन किया। दो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दीज थिंग। उनके फादर ने नहीं चाहते थे तुम्हें किससे शादी की हो, तुम्हारी एडा से हो। इस सब के बावजूद भी उन्होंने क्या किया? एडा से मैरिज किया। एंड यू विल कम टू नो दीज थिंग्स की ये सारी चीजें रही, या दीज थिंग्स यू फाइंड की विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट। तो इनमें से एक ही इनकरेक्ट है कि उनके फादर जो है क्या थे? वह एक जो है आपके कह सकते हैं कि एक इमिनेंट लायर थे, ना कि बिजनेसमैन थे। और जॉन गाल्सवर्दी ने अपने फादर का जो सीनियर जॉन गाल्सवर्दी थे उनको एक कैरेक्टर का रूप दिया है जिसका नाम है ओल्ड जॉलियान। ये आगे वाले जब हम अगला कल का टेस्ट कराएंगे तो उसमें ये सारी बातें रहेंगी। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि सीनियर जॉन गाल्सवर्दी किस रूप में देखने को मिलते हैं या उनके वर्क में, खासकर जो फोर्थ साइड सागा वगैरह का पार्ट है, तो उसमें ओल्ड जॉलियान जो कैरेक्टर है वह उनके फादर सीनियर जॉन गाल्सवर्दी को ही प्रेजेंट करते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेम्बर। नाउ आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू से कि जब भी आप ये बात करते हैं कि जो जॉन गाल्सवर्दी है, जॉन गाल्सवर्दी किस एज से बिलोंग करते हैं? जॉन गाल्सवर्दी मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं। जॉन गाल्सवर्दी एक वेल नोन ड्रामेटिस्ट थे। ड्रामेटिस्ट के साथ साथ आप कह सकते हैं नॉवलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। बट यू विल कम टू नो कि वो जो है ज्यादातर जो फेमस है एज अ ड्रामेटिस्ट एंड नॉवलिस्ट जो फेमस हुए हैं, उनकी ड्रामा और नॉवेल में मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। जो मिडिल क्लास रहा है, या आप कह सकते हैं कि जो फैक्ट्री ओनर थे, जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, उनके बीच का रिलेशनशिप, क्लास स्ट्रगल की बातें, इनजस्टिस की बातें, इन इक्वालिटी की बातें, दीज थिंग्स वी फाइंड। और हमें ये भी पता है कि उनको 1932 में नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर दिया जाता है। इनका जन्म 1867 में हुआ था और इनकी जो मौत हुई है वो कब होती है? 1933 में होती है, नोबेल प्राइज मिलने के एक साल बाद। और जब इनकी जो मौत होती है वह जो है उनके अपने रेजिडेंस, जिसको ग्रेव लॉज कहा जाता है, वहां पर उनकी मौत होती है। तो दैट इज अनदर पॉइंट जो यहाँ पे नहीं है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग दोज थिंग्स। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया है कि क्या चीजें रही है, कैसा कैसा। Though I have not mentioned कि when he was born, but orally I'm telling you he was born in 1867। उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ है? 1867 में हुआ है। और साथ ही साथ उनकी जो मौत हुई है कब हुई है? 1933 में हुई है। सो ये पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड आउट द रॉन्ग फैक्ट इन द गिवन सेंटेंसेस। जो गिवन सेंटेंसेस हैं उनमें से जो है रॉन्ग फैक्ट के बारे में वो बात करते हैं। फाइंड आउट द रॉन्ग फैक्ट इन द गिवन सेंटेंसेस। कौन सा इसमें से जो है गिवन सेंटेंसेस में रॉन्ग फैक्ट है? एक तो गर्ल्स वर्दी, यहाँ पे वाई छूट गया है, इसमें लिखा गया कि गर्ल्स वर्दी वॉज कॉल्ड टू द बार बट नेवर प्रैक्टिस। क्या ये बात सही है कि गर्ल्स वर्दी जो है बार, जो वकीलों की अपनी सभा होती है, उसको उन्होंने ज्वाइन किया लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं किए, उनका कभी इंटरेस्ट प्रैक्टिस में नहीं था? ये बात सही है। इन 1891 ही अंडरटूक अ जर्नी। 1891 में वो एक जर्नी पर गए राउंड द वर्ल्ड, दुनिया के, एंड ट्रेवल वाइडली ओवर कनाडा, कनाडा में वो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, एशिया में जाते हैं, एंड द साउथ सीज, और जो साउथ सीज है भी अफ्रीका वगैरह वो वहां पे जाते हैं। तो यू विल कम टू नो कि 1891 में वह इंटर कॉन्टिनेंटल टूर पे जाते हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल टूर अंतर महाद्वीपीय यात्रा पर जाते हैं, और उस तरह से वो जो है कहाँ पे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, साउथ सीज वगैरह में जाते हैं। ये भी पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि ये यात्रा उनकी रही, और एक कब रही, 1891 में रही है। ड्यूरिंग हिज वायज, जब वो अपनी यात्रा पे थे या इन समुद्री यात्रा पर थे, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू अफ्रीका, जब वो ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका में थे, ही मेट द फेमस नॉवलिस्ट जोसेफ कॉनरेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जोसेफ कॉनरेड की। उनकी मुलाकात जोसेफ कॉनरेड से कब होती है? जब वो जो है ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका को जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात जोसेफ कॉनरेड से, चूंकि उस समय जोसेफ कॉनरेड अफ्रीका में थे, और जो कॉलोनियल ब्रिटिश एम्पायर था, या वहां पे आप कह सकते हैं कि जो यूरोपियन इंपीरियलिस्ट नेशन थे जिन्होंने अफ्रीका को गुलाम बनाया था, उनकी मेंटेलिटी क्या थी, वो कैसे वहां के लोगों के साथ बिहेव करते थे, इन सब चीजों को उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखा हुआ। तो यू विल come to know कि he met the famous novelist Joseph Conrad and remained intimate friend until Conrad's death in 1924। और वो क्या थे कि and remained intimate friend, और वे उनके जो है घनिष्ठ मित्र थे। किसके घनिष्ठ मित्र थे? कॉनरेड के। कब से कब तक थे? 1924 तक। एंड रिमेन्ड इंटीमेट फ्रेंड, और वह उनके जो है इंटीमेट फ्रेंड थे। कब से कब तक थे? 1924 तक। सो व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट्स, व्हेन यू फॉलो दीज पॉइंट्स, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि 1924 ईस्वी में, अगर आप देखेंगे कि हुई उनकी मित्रता उससे पहले ही होती है जोसेफ कॉनरेड से, और जोसेफ कॉनरेड के से जो ये मित्रता होती है कब तक की? 1924 तक की, जब तक कि जोसेफ कॉनरेड मर नहीं गए। और एक काफी हद तक आप देखेंगे कि जोसेफ कॉनरेड का जो वे ऑफ राइटिंग है वह उनकी नावल में भी देखने को मिलता है। जोसेफ कॉनरेड ने भी इनजस्टिस, इनइक्वालिटी को लेकर के बात किया हुआ है, ये सब चीजें। तो एक आदमी जो उनकी जिंदगी में आया, वह कौन आदमी था? वह जोसेफ कॉनरेड थे। और एक औरत जो उनकी जिंदगी में आई, वो कौन थी? एडा थी। तो इन दो शख्सियत को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज आपका है डी में कि द नॉवेला हार्ट ऑफ डार्कनेस वाज रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। नो, ये गलत है। द नॉवेला हार्ट ऑफ डार्कनेस वाज रिटन बाय जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड ने हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखा था, जिसकी सेटिंग अफ्रीका में है और जो कॉलोनियल थीम को लेकर के बात करती है। सो इन दिस में मोटी मोटी बातें आपको बस इतना समझना है कि जॉन गाल्सवर्दी 1867 में पैदा हुए थे, 1933 में उनकी मौत हुई है, 1932 में उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। उनकी लाइफ में दो ग्रेट शख्सियत आती हैं, एक का नाम एडा जो उनकी वाइफ रही हैं, और दूसरे उनके दोस्त जोसेफ कॉनरेड जो उनको प्रभावित करते हैं। और बाकी उन्होंने बार को ज्वाइन किया, उन्होंने लॉ की डिग्री ली न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से। ये सब कॉमन पॉइंट्स है जो यहाँ पे बार बार उसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। उनके फादर का नाम सीनियर जॉन गाल्सवर्दी रहा है, उनकी माँ का नाम ब्लांची बेली रहा है, और साथ ही साथ वो कहाँ पैदा हुए थे? किंगस्टन हिल में पैदा हुए थे। उनकी मौत 1933 में होती है ग्रेव लॉज में। तो दीज आर द कॉमन पॉइंट्स जो हर आदमी को पता है या पता होना भी चाहिए। और उनके फादर जो है बिजनेसमैन ना होकर के एक इमिनेंट लॉयर थे या एडवोकेट थे। यू फाइंड दीज थिंग्स। जॉन गाल्सवर्दी की मैरिज एडा से 1905 में होती, उसके पीछे रीजन यही था कि ही वॉज इन लव विद एडा, बट हिज फादर वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि गाल्सवर्दी की शुड मैरी विद एडा, नो नॉट एट ऑल। तो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही मैरिड। तो दीज आर द कॉमन पॉइंट। लेकिन जो हार्ट ऑफ डार्कनेस का जिक्र अभी जोसेफ कॉनरेड को लेकर किया गया है, यह नॉवेला है जिसकी सेटिंग अफ्रीका में है, जिसमें कॉलोनियल थीम को लेकर के बात की गई है। तो हमें ये पॉइंट ध्यान में रखना है क्वेश्चन नंबर 2 का।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि गाल्सवर्दी गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन विच ईयर। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन 1932, उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1932। उनको 1932 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर का। तो यू फाइंड दिस की यह एक कॉमन पॉइंट है जो अक्सर करके पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। इन 1929 गाल्सवर्दी गॉट ऑर्डर ऑफ मेरिट, यह भी एक पुरस्कार उनको था, ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929 में मिला था। दूसरा चीज है कि इन 1921 गाल्सवर्दी वाज मेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द लिटरेरी ऑफ पीईएन। पीईएन यह शॉर्ट फॉर्म है और इस जो है शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म है पी से प्ले राइट और पोएट दोनों चीजें होंगी। पी से प्ले राइट एंड पोएट दोनों चीजें होंगी। ई से एसेइस्ट होगा और एन से नॉवेलिस्ट होगा। तो 1921 ईस्वी में उनको पीईएन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। ये चीज जो है आपको ध्यान में रखना है। इन 1921 गाल्सवर्दी वाज मेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द लिटरेरी पीईएन, प्ले राइट, पोएट, एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट। जॉन सिंजान इज द सूडोनिम ऑफ गाल्सवर्दी। या शुरू में वो आपको याद रखना है कि जॉन सिंजान उनका सूडोनिम था। जैसे अगर आपको याद होगा कि चार्ल्स लैम्ब का सूडोनिम इलिया रहा है या और भी लोगों ने सूडोनिम अपना रखा हुआ है, वैसे जॉन सिंजान जो एक इसका सूडोनिम था, जॉन सिंजान वाज द सूडोनिम ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। शुरू में वो जॉन सिंजान के नाम से लिखते थे। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 इज द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपका फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी का रहा है वह क्या था, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी रहा है। और एक कब आती है, 1906 में आती है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं लेकर के आऊंगा जब मैं उनके वर्क को लेकर के बात करूंगा। आज मैंने उनकी बायोग्राफिकल स्टडी को ही मैंने कवर किया हुआ है। एक ऑप्शन है जो काफी कंट्रोवर्शियल है, कई बार मेरे पास भी एक क्वेश्चन आया उसको लेकर के कि गाल्सवर्दी डिनाइड नाइटहुड इन 1916, की गाल्सवर्दी ने नाइटहुड को 1916 में डिनाइड किया। ये गलत है। कहीं कहीं पे कुछ लोग ये कहते हैं 1917 में डिनाई किया। सवाल ये उठता है कि जब उनको 1918 में मिलता है या 1919 में उनको इस चीज का ऑफर किया जाता है, जो डेट दी गई है 1918, तो ऑफर करने से पहले वो कैसे डिनाई कर सकते हैं। जैसे अगर कई कुछ लोग सम पीपल से कि नहीं 1917, तो जस्ट आई वांट टू नो कि जब उनको ऑफर ही 1918 और 1919 के आसपास होता है तो ऑफरिंग से पहले वो कैसे उस चीज को डिनाई कर सकते हैं। तो ही डिनाइड नाइटहुड इन 1918। ये एक राइट आंसर है, इसमें किसी तरह हेलो का हेलो सर। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। हेलो सर। जी सर, जी। एडवर्ड अल्बर्ट की बुक्स में सर 1919 लिखा है सर, और आयोग ने भी 1990 ही माना है सर। देखिए जो आयोग का 1919 जो लिखा हुआ है एडवर्ड एल्बर्ट का, यू विल कम टू नो कि 1917, 1918, 1919 तीन तरह की बातें आ रही हैं। एडवर्ड एल्बर्ट की जो बुक यस सर। रही है, एडवर्ड एल्बर्ट की बुक को ऑलरेडी आई हैड गॉन उस पार्टिकुलर चीज में 1919 वहां पे उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन जो उन्होंने दिया हुआ है ये नहीं दिया हुआ केवल 1919, 1918 एंड 1919 दोनों चीजें उन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है। तो यस सर। जो उनको, या पहले म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। जो उनको ऑफर किया गया था वो 1918 में उनको वो चीज ऑफर की गई है और ऑफर करने के साथ साथ उन्होंने उसको उसी समय उन्होंने उसको डिनाई कर दिया हुआ है। 1918 इज द राइट आंसर, उसके साथ कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। दूसरा चीज की जो बार बार लोग डाल रहे थे 1917, सवाल उठता है क्या 1917 में उनको ऑफर किया गया था, सबसे बड़ा चीज है ये। तो 1917 को लेकर के कोई ऐसा चीज नहीं, 1918 में उनको ऑफर किया गया था, 1918 में उन्होंने उस चीज को डिनाई किया हुआ था। और जहां तक बात है तो उस चीज में आप देखेंगे 1918, 1919 ये दोनों चीजें एक साथ डेट वहां पे मेंशन किया गया है। दूसरा चीज नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, गाल्सवर्दी स्टार्टेड हिज करियर एज, गाल्सवर्दी ने अपने करियर को शुरू किया, कैसे शुरू किया, नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, पोएट या शॉर्ट स्टोरी राइटर। यू विल कम टू नो कि गाल्सवर्दी ने जो शुरू किया है नॉवलिस्ट के रूप में शुरू किया है, ड्रामेटिस्ट के रूप में शुरू किया है, पोएट के रूप में शुरू किया है या शॉर्ट स्टोरी के रूप में शुरू किया। तो रिमेंबर दैट कि उन्होंने जो शुरू किया है शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में शुरू किया है, ना कि नॉवलिस्ट के रूप में, ना कि ड्रामेटिस्ट के रूप में। पहला उनका जो कलेक्शन आता है
वह शॉर्ट स्टोरी आती है जो उन्होंने जॉन सिंजान के नाम से लिखा हुआ था। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम द फोर विन 1897 इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी ही रोट अंडर द सूडोनिम जॉन सिंजान, जो उन्होंने जॉन सिंजान के नाम से लिखा हुआ था। तो अगर आप देखेंगे कि एज अ नॉवलिस्ट उनका करियर बाद में शुरू होता है, खास करके उनका फेमस जो नॉवेल था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो 1906 में आती है। इसी तरह से उनका जो आपका ड्रामा रहा है द सिल्वर बॉक्स जो है वो भी आपका देखेंगे कि रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो शुरू में उनका करियर जो शुरू होता है एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये नहीं दिया गया है कि अगर अब आप ये कहेंगे कि उन्होंने अपना करियर कैसे शुरू किया, अगर वहां पे कुछ दे दे कुछ ना दे, नॉवलिस्ट दे दे, ड्रामेटिस्ट दे दे, पोएट दे दे, या जो है दे दे एक एडवोकेट दे दे, या जो है क्या किया जैसे उन्होंने ही ज्वाइन बार, तो वह दूसरा करियर है। उन्होंने डिग्री लेने के बाद बार को ज्वाइन किया, लेकिन यहाँ पे उनके लिटरेरी करियर की बात की जा रही है। ये चीज क्वेश्चन ध्यान में रखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो जुड़ा हुआ है वह उनके लिटरेरी करियर की बात की जा रही कि एज अ लिटरेरी फिगर, एज अ लिटरेरी पर्सन उन्होंने अपना करियर कैसे ज्वाइन किया। देन यू विल कम टू नो कि उन्होंने जो अपना करियर ज्वाइन किया है वह इस सिस्टम पर बेस्ड था। लेकिन अगर ये चीज होगा कि जैसे शुरू में वो किस चीज को ज्वाइन करते, तो एडवोकेट थे और उन्होंने बार को ज्वाइन किया, अगर वह ऑप्शन आता है तो वह ऑप्शन बार वाला सही होगा। वह दूसरी तरह जैसे टीएस एलियट के बारे में ये कहा जाता है कि टीएस एलियट ने अपना करियर कैसे शुरू किया, तो उन्होंने अपना करियर बैंक क्लार्क के रूप में शुरू किया हुआ था। वो एक अलग बात है कि बाद में वो जो है जर्नलिस्ट के भी रूप में रहे हैं, ड्रामेटिस्ट के भी रूप में रहे, पोएट के भी रूप में रहे हैं। दैट इज अनदर थिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ पर है वो कौन सा पॉइंट को दिया गया है, लिटरेरी करियर के रूप में दिया गया। लिटरेरी करियर उन्होंने अपने शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में शुरू किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने बार को ज्वाइन किया था, जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हमने पूरी कोशिश की है कि कुछ ऐसे शब्द रहे, कुछ ऐसी चीजें रही हैं जहाँ पे आपको लगातार प्रॉब्लम आती थी, या कुछ लोगों ने मेरे पास भेजा भी था। मैं उस पार्टिकुलर चीज को क्लियर करना चाहता हूँ जो रेट्रिक एंड प्रोसोडिस और लिटरेरी टर्म का हिस्सा है। तो अगर आप देखेंगे कि हमने जो है केवल 5 क्वेश्चन जॉन कार्लसवर्दी से लिया, लेकिन वो पॉइंट वाइज काफी उसमें था। ज्यादातर उनसे जो चीजें ली गई हैं वो किस चीज को लेकर के लिया गया था, उनका बायोग्राफिकल स्टडी। कल हम उनके वर्क को लेकर के आपके पास आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 से हमने रेटरिक प्रोसोडी को लिया हुआ है या लिटरेरी टर्म को लिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इसमें आपको केवल डिफिनीशन सबकी बतानी है। और कौन कौन सा डिफिनीशन है, इमेज, इमेज की डिफिनीशन क्या है, वर्ड पिक्चर, ये बात सही है। इमेज 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 मीन्स वर्ड पिक्चर, ये डिफिनीशन सही है। सिंबल, सिंबल क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट विच स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स। सिंबल जो होता है यह एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो किसी दूसरे जो है चीजों के लिए स्टैंड करता है। सिंबल कोई भी शब्द हो सकता है, शब्द के रूप में किसी ऑब्जेक्ट को रिफर करता है जिसकी जो जिसको वह इंडिकेट कर रहा है, जो उस उससे चीजें निकल रही वही उसकी मीनिंग नहीं होगी, बल्कि इट स्टैंड फॉर समथिंग एल्स, इसकी दूसरी भी मीनिंग निकलती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्या, अगर मैं ये कहूँ कि इफ आई से कि यू यू कैन जस्ट सी कि एक जो मूवी आई थी मैंने प्यार किया, या कौन सी मूवी थी जिसमें एक जो गाना था कि कबूतर जा जा, जब वो हीरोइन अपना लेटर भेजती है सलमान खान को, तो जो वहां पे जो पिजन है, जो वो कबूतर है, वह एक बर्ड है, लेकिन वह बर्ड किसका सिंबल है, वह वहां पे बर्ड के रूप में नहीं आया हुआ बल्कि पोस्टमैन का काम कर रहा है। तो बर्ड वो जो वहां पे पिजन था, दैट इज द सिंबल ऑफ बर्ड, दैट इज द सिंबल ऑफ अ पोस्टमैन। तो सिंबल में इसीलिए कहा गया एन ऑब्जेक्ट, वो जो पिजन है दैट इज एन ऑब्जेक्ट, लेकिन इट स्टैंड फॉर समथिंग एल्स, और वह वहां पे किसके लिए स्टैंड करता है, पोस्टमैन के लिए स्टैंड करता है। ऐसे अगर आप देखेंगे कि अगर बैटल फील्ड में कोई आदमी जो है व्हाइट फ्लैग लेके खड़ा हो जाता है, तो जो वो व्हाइट फ्लैग है वह किसका सिंबल है, सरेंडर का सिंबल है। इफ यू सी व्हाइट फ्लैग, इफ यू शो व्हाइट फ्लैग, इट मीन दैट द की एनिमी, या जो एनिमी है वो शांति चाहती, शांति का पैगाम भेज रही है। तो व्हाइट कलर जो है अपने में कई ढंग का सिंबल हो सकता है। ऐसे ही अगर आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, वहां पे रेड सिग्नल है, तो वह रेड सिग्नल किसका सिंबल होगा, वह रेड सिग्नल की द वे इज नॉट क्लियर, यू हैव टू स्टॉप देयर, आपको वहां रुकना है, ये सिंबल है। ब्लैंक वर्ड्स क्या है कि बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है, अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड। जो ब्लैंक वर्ड्स है यह अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स होता है, इसमें कोई राइमिंग नहीं होती है।
आयाम्बिक मीटर में होता है। इसको हेनरी होवर्ड अल्लाफसरे ने सबसे पहले यूज किया है वर्जिल के एनीड में, बुक सेकेंड एंड बुक 4 1540 ईस्वी में। और यह आइडियल मीटर रहा है एलिजाबेथन एज में, जैकोबियन एज में, और एज ऑफ मिल्टन में, आपका रोमांटिक एज में, और विक्टोरियन एज में। तो ब्लैंक वर्ड्स क्या है? ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स है, और ब्लैंक वर्ड्स हीरोइक कपलेट का अगर कहा जाए तो अपोजिट है। क्यों? क्योंकि हीरोइक कपलेट आपका राइम्ड में होता है, लेकिन ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड फॉर्म में होता है। फ्री वर्ड्स, फ्री वर्ड्स को वर्ड से लिब्रा कहा जाता है, बिल्कुल सही। फ्री वर्ड्स को अगर आपको याद होगा तो फ्रेंच में इसका नाम वर्ड से लिब्रा है, ओपन फॉर्म, और इंग्लिश में इसका नाम ओपन फॉर्म है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। और आप देखेंगे फ्री वर्ड्स का सबसे पहले यूज वाल्ट विटमैन ने अपनी किताब लीव्स ऑफ ग्रास में किया हुआ है। उसके बाद जो है दूसरा है रॉन्ड्यू। रॉन्ड्यू क्या होता है? अ पोयम ऑफ 30 लाइन्स। ये थोड़ा सा आपको नया शब्द लगेगा, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि रॉन्ड्यू इज अ पोयम ऑफ 30 लाइन्स, जिसमें क्या होता है कि एक पार्टिकुलर लाइन जो है रिपीट होती है। रॉन्ड्यू में एक पार्टिकुलर लाइन रिपीट होती है, पोयम ऑफ 30 लाइन्स। अब ये स्पेसिफिक डिफिनीशन दे दिया गया, जैसे कि सोनेट है पोयम ऑफ 40 लाइन्स, ऐसे ही रॉन्ड्यू क्या है? पोयम ऑफ 30 लाइन्स, जिसमें एक लाइन को रिपीट किया जाता है। ट्रायोटेट, TRIOTET, ट्रायोटेट क्या है? अ पोयम कंसिस्टिंग सिंगल 8 लाइन स्टैंजा, एक ऐसी पोयम जो केवल 8 लाइन में होगा, एक ही स्टैंजा होगा, और वह एक स्टैंजा कितनी लाइन में होगा? 8 लाइन में होगा। तो ट्रायोटेट किसको कहा जाता है? अ पोयम, एक ऐसी पोयम कंसिस्टिंग सिंगल 8 लाइन स्टैंजा, जिसमें केवल 8 लाइन होगा और वह 8 लाइन एक स्टैंजा में काम करेगा। वेलानेली, वेलानेली क्या है? अ पोयम ऑफ 19 लाइन्स, 90 लाइन्स की पोयम का वेलानेली है। इसकी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ऐसा नहीं कि इतना, लेकिन आपको इस टर्म को समझना, इफ द टर्म कम्स तो कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे कर्टल सानेट है, तो कर्टल सानेट 10.5 लाइन की सानेट को कहा जाता है। ऐसे ही रॉन्ड्यू जो है 30 लाइन्स है, ट्रायोटेट आपका 8 लाइन्स स्टैंजा और कंसिस्टिंग अ पोयम कंसिस्टिंग सिंगल 8 लाइन्स स्टैंजा, वेलानेली अ पोयम ऑफ 90 लाइन्स। टर्सेट आर ट्रिपलेट, मैंने बहुत सिंपल सा चीज रखा गलत में। टर्सेट आर ट्रिपलेट 4 लाइन्स स्टैंजा, ये गलत है। क्यों गलत है? आंसर में मैंने एक्सप्लेन किया है। 4 लाइन्स स्टैंजा इज नोन एज क्वाट्रेन, जो 4 लाइन्स स्टैंजा है उसको क्वाट्रेन के नाम से जाना जाता है। वाइल 3 लाइन्स स्टैंजा टर्सेट आर ट्रिपलेट, जबकि 3 लाइन्स स्टैंजा को टर्सेट या ट्रिपलेट कहा जाता है। रिमेंबर दैट कि जो 4 लाइन्स स्टैंजा है वह क्या है, किसके नाम से जाना जाता है? क्वाट्रेन के नाम से जाना जाता है। 4 लाइन्स स्टैंजा इज नोन एज क्वाट्रेन, while 3 lines stanza tercet or triplet। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये इमेज को लेकर के, अगर जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इमेज इज अ वर्ड पिक्चर, ऐसे ही इमेज की टाइप्स होती है, उस टाइप्स को लेकर के बात की गई है। एक या दो बार पूछा जा चुका है, जो जरूरी है जानना कि अगर कोई ऐसा शब्द जिससे आपके आंखों को, वो चीज आपकी आंखों के सामने एक पिक्चर या एक तस्वीर बन करके आती है, तो उसको क्या कहा जाता है? विजुअल इमेज। तो विजुअल इमेज किससे रिलेटेड है? आई से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 7 किसके लिए है? ये टाइप्स ऑफ इमेज को लेकर के है। विजुअल इमेज आई से रिलेटेड है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका नाम लेने पर आंखों में एक तस्वीर बनती है, चाहे अगर आप रोज कहेंगे, सन कहेंगे, फ्लावर कहेंगे, किसी एनिमल का नाम लेंगे तो केवल उसी एनिमल का, या उसी, अगर किसी फ्लावर का नाम लेंगे तो उसी फ्लावर की इमेज आंखों के सामने बनती है, तो उसको क्या कहा जाता है? विजुअल इमेज कहा जाता है। ऑडिटरी, ऐसे शब्द जो हमारे कानों को जो है केवल सुनाई पड़ते, उसकी मीनिंग केवल साउंड ओरिएंटेड वर्ड होता है, ध्वनि सूचक वर्ड, तो उसकी मीनिंग जो निकलेगी वो केवल जो है ध्वनि से ही होगी, और वो हमारे कानों से संबंधित होगा, तो उसको ऑडिटरी इमेज कहा जाता है। जैसे अगर आप कहते हैं लायन इज रोरिंग, तो रोरिंग जो शब्द है, या क्या है? साउंड ओरिएंटेड वर्ड है। डॉग्स आर बार्किंग, बार्किंग साउंड ओरिएंटेड वर्ड है। स्नेक्स आर हिसिंग, या इस तरह से ग्रन ग्रन गोज द हॉग, इस तरह की जो भी वर्ड है जो कि ओनोमेटोपी, फिगर ऑफ स्पीच का भी हिस्सा है, और वह ऑडिटरी इमेज का भी साउंड ओरिएंटेड होगा। तीसरा चीज है टैक्टाइल। टैक्टाइल इमेज एक इमेज होती है जो टच करने पर पता चलता है, स्किन का, कि जैसे कोई चीज हॉट है, कोई चीज कोल्ड है, जब तक आपकी स्किन से वो टच नहीं होगा तब तक आपको ये चीज पता नहीं चलता। स्किन, आपकी स्किन ही बताती है कि वेदर दिस इज हॉट या दिस इज कोल्ड। जैसे अगर आप कहते हैं कि द सन इज टू हॉट, या इफ यू से कि इट्स टू कोल्ड,
हाउ डू यू कम टू नो, तो जब आप उसको स्किन से टच करने से तो उसको टैक्टाइल कहा जाता है। ऑल्फैक्टरी स्मेल, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बगैर नोज के, बगैर स्मेलिंग के आप नहीं कर सकते हैं या उसको समझ में आ ही नहीं सकता, उसको ऑल्फैक्टरी इमेज कहा जाता है। जैसे जो कोटेशन बोला गया, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ओ ओ ओ, देन यू कम टू नो किया क्या है, वहां पे परफ्यूम वर्ड आया हुआ। तो परफ्यूम क्या होता है, परफ्यूम ना तो टच करने से पता चलेगा, ना ही उसको ईटिंग करना है, ना ही उसको जो है ऑडिटरी इमेज है, ना ही वह विजुअल इमेज का, बल्कि परफ्यूम की सही चीज आपको कैसे पता चलेगी, जब उसकी खुशबू आपको होगी। तो ऑल्फैक्टरी स्मेल से है, नोज से रिलेटेड होता है। गस्टेटरी टेस्ट से रिलेटेड होता है, जैसे अगर आप कहते हैं टंग पर, जब आप कोई चीज टंग पर रखते हैं तो वो चीज खट्टी है, मिट्टी है, कैसा है, उससे जाके पता चलता है, तो वह टंग से रिलेटेड होता है। जैसे अगर आपने कहा लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन खट्टा और मीठा है, तो जीवन की जो कड़वाहट है ये कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि हाँ इस तरह की चीजें हैं। या अगर आपको कोई चीज लेते हैं कि जो कॉफी है, कॉफी इन द सेंस की चाय में चीनी बहुत ज्यादा, तो चीनी बहुत ज्यादा, हाउ डू यू कम टू नो, जब तक आप उसका टेस्ट नहीं लेंगे तो यू डोंट नो कि वो कैसा होगा। तो ये जो होगा वह गस्टेटरी इमेज का होगा। सिनेस्थेटिक इमेज क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ विजुअल एंड ऑल्फैक्टरी, दो इमेज का कॉम्बिनेशन होता है। वह दो इमेज कौन सी होती है, विजुअल और ऑल्फैक्टरी इमेज में, विजुअल इमेज का और साथ साथ ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी आपका किससे रिलेटेड है, नोज से रिलेटेड है। याद होगा इंडियन मूवी में एक बहुत प्यारा गाना है, मैंने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। तो अगर आप देखेंगे कि आंखों की महकती खुशबू, आंख जो है ये आपका क्या हो गया, विजुअल इमेज हो गया, और आंखों की जो खुशबू है, खुशबू किससे रिलेटेड हो गया, ऑल्फैक्टरी हो गया। तो यह इस तरह की जब दो चीजें एक सेंटेंस में आ जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको आपको जो है सिनेस्थेटिक इमेज कहा जाता है। सिन का मतलब ही होता है टूगेदर, साथ साथ दो तीन इमेजेस लेके चल रही हैं। काइनेटिक इमेज, इमेज ऑफ एक्शन है, कोई भी इमेज जिसमें मूवमेंट दिखाया जाता है या कोई चीज जो मूवमेंट होती है, एक्शन होती है, उसको क्या कहा जाता है, काइनेटिक इमेज कहा जाता है। जैसे अगर आपको याद होगा कि डब्ल्यू बी येट्स की एक पोयम है जिसका नाम है द सेकेंड कमिंग, उस द सेकेंड कमिंग में पहली लाइन है, टर्निंग एंड टर्निंग द वाइडनिंग जायर, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मियर एनार्कीज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। तो वहां पे क्या गया, टर्निंग एंड टर्निंग, कि समय रूपी पहिया घूम रहा है। तो अगर समय रूपी पहिया घूम रहा है, किसमें कोई चीज अगर डायनेमिक है, चल रही है, उसमें अगर जो है एक्शन में है, मूवमेंट दिखाया जा रहा है, तो वह काइनेटिक इमेज है। या जब कभी महाभारत आता था तो महाभारत के जब शुरू होता था यदा यदा जिस धर्म से करके, तब उसमें क्या होता था, पीछे से एक व्हील ऑफ टाइम चलता रहता, तो वह इमेज भी क्या है, काइनेटिक इमेज है। ऐसे ही क्या है, इमेज क्लस्टर है। इमेज क्लस्टर क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इमेज क्लस्टर रिकरेंट ग्रुपिंग्स ऑफ मेटाफर्स, जब मेटाफर्स को, सिमिलीज को एंड पर्सोनिफिकेशन, ये ऑप्शन गलत है। जो इमेज क्लस्टर है, इमेज क्लस्टर में केवल सिमिली और मेटाफर का एक एक ग्रुप में जो है यूज किया जाता है, तब उसको क्या कहा जाता है, उसको इमेज क्लस्टर कहा जाता है। उसमें पर्सोनिफिकेशन नहीं आता है, इसीलिए मैंने आंसर में लिखा है ओनली मेटाफर्स एंड सिमिलीज, नॉट पर्सोनिफिकेशन। द डिफिनेशन ऑफ इमेज क्लस्टर इज की रिकरेंट ग्रुपिंग्स, उसमें रिकरेंट ग्रुपिंग्स होता है किसका, मेटाफर्स का एंड सिमिलीज का, ना कि पर्सोनिफिकेशन का। तो उसको क्या कहा जाता है, इमेज क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब ऐसे ही आप जानते हैं, समूह, गुच्छा, क्लस्टर ऑफ स्टार। तो ये किसका क्लस्टर होगा, सिमिली और मेटाफर का क्लस्टर होगा। सो इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, जहां पे आपने चीजों को समझा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सर इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है जी। सर जो साइनेस्थेटिक, सर प्लीज ब्रिंग बैक द, हेलो जी हेलो सर, सर जो साइनेस्थेटिक गेटिंग इमेज योर अपने वॉइस। बोले सर, यस, हाँ, so it's the combination of visual and olfactory, so is it या only visual and olfactory or some other images should be in synesthetic images? you can take some other images also, but majorly you find the combination of visual and olfactory, majorly you find। actually what happens when you talk about sin, sin जो होता है या जो आपका prefix है sin, sin means होता है together, साथ साथ काम करना, means more than one, whether Yes, you find yes, the syndicate bank, whether you find any other thing। so sin is a prefix which has been used here, but you will come to know कि yes, static, that is the I got it combination। sir, so sin, but my yeah, question is so whether it is here combination only visual and olfactory.
No, no, not at all. You will come to know that primarily you find the combination of visual and olfactory, but you can just see another combination. You can just add any other image also with this particular thing. That is the synesthetic image. It's not mandatory. I'm using the word ki Yes, yes. primarily combination of visual and olfactory, but not mandatory. I think you got it. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Now you find question number 8. Which of the following is mismatched? इसमें कौन सा mismatched है? ये मीटर को लेकर के है. मोनोमीटर 1 फुट, बिल्कुल सही. मोनो का मतलब ही सिंगल होता है. 1 फुट जब भी आएगा मोनोमीटर 1 फुट, डाईमीटर 2 फीट. जब डाई होगा तो फुट की जगह फीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लूरल हो जाएगा. ट्राईमीटर 3 फीट, सही है. टेट्रामीटर 4 फीट, पेंटामीटर 5 फीट, हेक्सामीटर 6 फीट, हेप्टामीटर 7 फीट, ऑक्टामीटर नॉट 9 फीट. ऑक्टामीटर मीन्स 8 फीट. और 1 फुट बराबर 2 सिलेबल. 1 फुट बराबर 2 सिलेबल, ये चीज ध्यान में रखना. अगर मोनोमीटर 1 फुट है तो 2 सिलेबल हो जाएगा. 2 फीट बराबर 4 सिलेबल्स. 3 फीट बराबर 6 सिलेबल. 4 फीट बराबर 8 सिलेबल. 5 फीट बराबर 10 सिलेबल. 6 फीट बराबर 12 सिलेबल. 7 फीट बराबर 14 सिलेबल. और ऑक्टामीटर आपका 8 फीट है तो यहाँ पे 16 सिलेबल्स हो जाएगा. इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको रटना है, दिमाग में बैठाना है. यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन आई कांट डू. तो ऑक्टामीटर हैज ओनली 8 फीट, नॉट 9 फीट. क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. आप देखेंगे इसमें इंशाल्लाह हो सकता है इस बार इसका क्वेश्चन आपको यहीं से, इससे जो ये बना हुआ है मिले. ऑफन यू फाइंड कि ये वर्ड होता है, कंफ्यूजन रहता है, डिफिनीशन क्या है, कैसे समझेंगे. तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में मीटर से रिलेटेड और चीजों को एक जगह करके आपको समझाने की कोशिश किए हुए हैं. आप देख रहे हैं कि जो मीटर है उसका क्या डिफिनीशन होता है. मीटर का मतलब कि पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल. पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, व्हाट डू यू मीन बाय दिस. इसका मतलब सिंपल सा यही है कि मीटर जो है यह एक पैटर्न है. किसका पैटर्न है? स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का. एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है. पैटर्न मीन्स स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल किसमें? इन अ लाइन और वर्स. लाइन या वर्स शब्द आया हुआ है. प्रोज की लाइन की बात नहीं की जा रही. वर्स इसीलिए वर्ड यूज किया गया कि पोइट्री की लाइन. जो मीटर है, मीटर का मतलब यही होता है कि स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इन अ वर्स लाइन. पोइट्री में ही मीटर का यूज होता है. ड्रामा में भी अगर मीटर का यूज किया जाता है तो उसको पोएटिक ड्रामा कह दिया जाता है. ये चीज आप ध्यान में रखिएगा. तो मीटर की जो डिफिनीशन है, कोई अगर पूछता है तो इसका क्या मतलब होता है कि स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल. स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल मतलब कि उसमें जो है एक सिलेबल स्ट्रेस होगा, दूसरा सिलेबल अनस्ट्रेस होगा. स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव डालना, अनस्ट्रेस का मतलब बगैर दबाव दिए हुए उसका प्रोनाउंसिएशन करना. ये चीज कहाँ पे देखी जाती है? जो पोयम है उसकी एक पूरी लाइन में देखी जाती है. पूरी लाइन में देख करके मीटर डिसाइड किया जाता है. हो सकता है कि पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड हो, दूसरा अनस्ट्रेस्ड हो सकता है कि पहला अनस्ट्रेस्ड हो, दूसरा स्ट्रेस्ड हो. ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मीटर हम यूज कर रहे हैं. मीटर को समझने के लिए सबसे पहला किसकी जरूरत है समझना? सिलेबल को समझना. सिलेबल क्या है? इट इज अ वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड. ध्यान से देखिएगा. सिलेबल एक पूरा शब्द भी हो सकता है या तो शब्द का एक हिस्सा हो सकता है. कंटेनिंग वन वाउल साउंड, जिसमें क्या होता है? एक वाउल साउंड. उसमें जो भी साउंड निकलेगा वह एक वाउल साउंड होगा. जैसे अगर मैं बात करूं कि देयर इज अ वर्ड सो, SOW. देयर इज अ वर्ड बो, BOW. वी नो इट वेरी वेल कि जो सो है, SOW, यह एक शब्द है. और यह एक शब्द जो है आपका एक पूरा शब्द है. और एक पूरा शब्द एक सिलेबल भी है. क्यों एक सिलेबल है? कि जब आप इसका उच्चारण कर रहे हैं तो एक ही टाइम में पूरे शब्द का उच्चारण कर दे रहे हैं. लेकिन अगर कोई ऐसा शब्द है जिसके उच्चारण करने पर शब्द का एक हिस्सा कहीं पे टूट रहा है या रुक रहा है, नेचुरली आपकी साउंड वहां रुक जाती है, तो शब्द का वही उतना हिस्सा क्या होगा? सिलेबल होगा. जैसे अगर मैं अपना नाम लूं कि मेरा नाम क्या है? शमीम. इफ आई यूज द वर्ड शामीम, तो आप देखते हैं कि शामीम, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब आप मेरे नाम का उच्चारण करते हैं तो यह जो है इसमें 2 सिलेबल आया हुआ. क्यों 2 सिलेबल आया हुआ? शामीम.
मीम। पहली बार जब आप उच्चारण करते हैं तो आपका साउंड शा पे जाके रुकता है, दोबारा जब आप उच्चारण करते हैं तो मीम पे जाकर के रुकता है। इसीलिए कहा गया कि सिलेबल जो होगा या तो अपने में एक पूरा वर्ड होगा या तो वर्ड का हिस्सा होगा। तो जैसे मैंने शो का एग्जांपल दिया, यस एच ओ डब्ल्यू शो, या यस सॉरी यस ओ डब्ल्यू शो, बी ओ डब्ल्यू बो, तो यह एक शब्द है और वह एक शब्द में एक सिलेबल है। लेकिन मेरा जो नाम शमीम है, शमीम भी एक शब्द है लेकिन शमीम में कितना सिलेबल है, 2 सिलेबल है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मेरा जो नाम है जो एक शब्द है इसमें 2 सिलेबल है। क्यों 2 सिलेबल है, क्योंकि पार्ट ऑफ वर्ड में जो है वाउल साउंड निकल रहा है। कौन सा साउंड है, श, और उधर मीम, श यस यस ए, तो उसमें वाउल साउंड ए का निकल रहा, उधर मीम का निकल रहा, दैट इज व्हाट, दैट इज द सिलेबल। आप ये समझ सकते हैं कि जो सिलेबल है वो क्या होता है। सिलेबल का मतलब अ वर्ड आर पार्ट ऑफ वर्ड वेयर आर साउंड्स स्टॉप नेचुरली ड्यूरिंग प्रोनाउंसिएशन, जहां पर हमारी आवाज उच्चारण करते समय नेचुरली रुक जाती है। जैसे अगर आप शब्द लेते हैं ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में 3 सिलेबल आया हुआ, कैसे आया हुआ, ब्यूटीफुल। जब आप पहली बार उच्चारण करते हैं तो आपका साउंड कहाँ पे, ब्यू पे रुक रहा, फिर टी पे रुक रहा, फिर फुल पे रुक रहा है, तो ये आपका सिलेबल है। और सिलेबल जो होता है यह स्ट्रेस और अनस्ट्रेस पैटर्न होता है। जब वह स्ट्रेस और अनस्ट्रेस पैटर्न में तब्दील हो जाता है तब आप मीटर की बात करने लगते हैं। फिर फूट है, फूट कह रहे हैं क्या है, फूट जो है स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज कॉल्ड फूट। जब स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल का कॉम्बिनेशन बनता है, जुड़ता है, तब 2 सिलेबल मिल करके क्या बनते हैं, फूट बनते हैं। लेकिन उसमें क्या है, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, 2 सिलेबल मिल करके एक फूट बनेगा। लेकिन उनमें से एक सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा, दूसरा सिलेबल क्या होगा, अनस्ट्रेस्ड होगा। फिर है असेंट। असेंट क्या होता है, व्हेन वी ले स्ट्रेस अपॉन अ सिंगल सिलेबल, जब एक सिंगल सिलेबल पर आप जोर दे करके उसका उच्चारण करते हैं तो उसको असेंट कहा जाता है। असेंट होता है, अनअसेंट होता है। तो अनअसेंट का मतलब कि अनस्ट्रेस्ड, असेंट का मतलब स्ट्रेस्ड। तो चाहे आप स्ट्रेस्ड वर्ड कहिए या चाहे आप असेंट वर्ड कहिए, चाहे आप अनस्ट्रेस्ड वर्ड कहिए या चाहे आप अनअसेंट कहिए, सो यू फाइंड दिस पार्टिकुलर। असेंट का मतलब कि व्हेन वी ले स्ट्रेस, जब हम जो है जोर देते हैं, दबाव डालते हैं अपॉन अ सिंगल सिलेबल, एक सिंगल सिलेबल पर उच्चारण के लिए। तो ऊपर की चीजों में मीटर को डिफाइन किया गया, सिलेबल को डिफाइन किया गया, फूट को डिफाइन किया गया, असेंट को डिफाइन किया गया। अब उसके बाद अगला शब्द है आयाम्बिक। आयाम्बिक जो है यह आपका क्या है, मीटर का एक टाइप है, मीटर का एक टाइप है। और ध्यान से आप देखिएगा, यह जो आयाम्बिक मीटर का टाइप है यह क्या कह रहा है कि इसमें पहला सिलेबल, फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा और दूसरा स्ट्रेस्ड होगा। इसका मतलब कि आयाम्बिक मीटर वह मीटर होता है जिसमें पहला सिलेबल जो है क्या होगा, वह स्ट्रेस्ड होगा और दूसरा सिलेबल जो है आपका अन सॉरी पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा, दूसरा क्या होगा, स्ट्रेस्ड होगा। ये किसकी डिफिनेशन है, आयाम्बिक की। कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को टर्न उसको करेंगे तो ओपन करेंगे तो यू विल फाइंड कि कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि सबसे पॉपुलर मीटर ये रहा है जो ब्लैंक वर्ड्स में भी यूज किया गया, हीरोइक कपलेट में भी यूज किया गया है। अगर आप देखिए इस आयाम्बिक को अगर मोनो से जोड़ा जाएगा तो आयाम्बिक मोनोमीटर, अगर किसी लाइन में केवल एक फूट आता है और उसमें 2 सिलेबल आता है तो उसको आयाम्बिक मोनोमीटर कहा जाएगा। लेकिन कब कहा जाएगा, जब उसमें का पहला सिलेबल अनस्ट्रेस होगा, दूसरा सिलेबल स्ट्रेस होगा, तब उसको क्या कह दिया जाएगा, आयाम्बिक मोनोमीटर। ऐसे ही जुड़ता जाएगा, आयाम्बिक मोनोमीटर, आयाम्बिक डाईमीटर, आयाम्बिक ट्राईमीटर, आयाम्बिक टेट्रामीटर, आयाम्बिक पेंटामीटर। सबसे पॉपुलर आयाम्बिक पेंटामीटर रहा, चूंकि जो भी ब्लैंक वर्ड में यूज किया गया है या हीरोइक कपलेट में वो आयाम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। 5 फीट और 10 सिलेबल, जो 5 सिलेबल है वह अनस्ट्रेस्ड है और बाकी जो रिमेनिंग 5 सिलेबल है वह आपका स्ट्रेस्ड है। पहले अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, यह पूरा 10 सिलेबल तक ऐसे ही चलता रहता है। तो यह किसकी खासियत है, यह आयाम्बिक की। अगर कोई पूछता आयाम्बिक क्या है, आयाम्बिक मीन्स फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड एंड सेकेंड स्ट्रेस्ड। उसके बाद
आयाम्बिक का उल्टा ट्रॉकेइक होता है। अगर आपका आयाम्बिक तैयार हो गया तो ट्रॉकेइक नेचुरली तैयार हो जाएगा, उसका उल्टा है। कैसे उल्टा है? ट्रॉकेइक में पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा, बाद वाला अनस्ट्रेस्ड होगा। जो चीज आपने आयाम्बिक में पढ़ा है उसी को उल्टा कर देना है। आयाम्बिक में पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड था, दूसरा सिलेबल क्या था? स्ट्रेस्ड था। ट्रॉकेइक में पहला स्ट्रेस्ड है, बाद वाला अनस्ट्रेस्ड है। तो आयाम्बिक का उल्टा क्या है? ट्रॉकेइक है। एनापेस्टिक, एनापेस्टिक में क्या है? एनापेस्टिक में फर्स्ट टू सिलेबल्स अनस्ट्रेस्ड। एनापेस्टिक में जो मीटर होता है उसमें पहले के दो सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा और तीसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा। एनापेस्टिक में पहले दो सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा, फिर तीसरा आपका क्या होगा? स्ट्रेस्ड होगा। और अगर आप देखेंगे जो एनापेस्टिक है इसका उल्टा डैक्टिलिक होगा, आगे डिफाइन किया गया है। डैक्टिलिक में क्या किया गया है? इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। इसमें पहला एक स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा, उसके बाद दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलो किया जाएगा। तो अगर इसका मतलब आपका एनापेस्टिक तैयार हो गया तो आपका डैक्टिलिक तैयार हो जाएगा। उधर अगर आयाम्बिक तैयार हो गया तो ट्रॉकेइक तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये चार हैं जो आपको तैयार करने। आयाम्बिक तैयार हो गया तो आपका जो है ट्रॉकेइक तैयार हो गया, उसके बाद अगर एनापेस्टिक तैयार हो गया तो डैक्टिलिक तैयार हो जाएगा। लास्ट में आई में मैंने एक सिंपल ऑप्शन रखा है कि आयाम्बिक अपोजिट है, एनापेस्टिक का गलत है। अभी मैंने आपको बताया था कि आयाम्बिक किसका अपोजिट है? ट्रॉकेइक का अपोजिट है। क्यों? क्योंकि आयाम्बिक में पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा स्ट्रेस्ड होता है, और इसी तरह से ट्रॉकेइक में पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है और दूसरा अनस्ट्रेस्ड होता है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान में रखेंगे तो यू कैन डू, चूंकि अभी मैंने इसको इतने अच्छे ढंग से कवर नहीं कराया था, लेकिन आज के लेक्चर में मैंने मीटर आपको, फूट आपको, सिलेबल आपको, इमेज आपको, सिंबल आपको, जितना भी ये वर्ड रेट्रिक प्रोसोडी से जुड़ा हुआ है उसको मैंने करा दिया है। फिर कह रहे हैं कि ब्लैंक वर्ड्स इज द अपोजिट ऑफ। एक कई बार पूछा जा चुका है कि ब्लैंक वर्ड्स किसका अपोजिट है? तो ब्लैंक वर्ड्स इज द अपोजिट ऑफ हीरोइक कपलेट। क्यों? क्योंकि ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स होता है और हीरोइक कपलेट राइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स होता है। जो फ्री वर्ड्स होता है उसमें कोई भी रेगुलर ना तो राइम होता है ना रेगुलर मीटर होता है, वह किसी का अपोजिट नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें कोई चीज रेगुलर होती ही नहीं है। या तो हीरोइक कपलेट में कोई चीज रेगुलर है या तो आपका ब्लैंक वर्ड्स में कोई चीज रेगुलर है, लेकिन दोनों में एक अंतर है कि ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स है और हीरोइक कपलेट आपका क्या है? राइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स है। तो ब्लैंक वर्ड्स इज द अपोजिट ऑफ हीरोइक कपलेट। कैसे? एक्सप्लेन भी मैंने किया है कि ब्लैंक वर्ड्स इज द अपोजिट ऑफ हीरोइक कपलेट। ब्लैंक वर्ड्स इज अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स व्हाइल हीरोइक कपलेट राइम फॉर्म ऑफ वर्ड्स। फ्री वर्ड्स इज आल्सो नोन एज वर्ड्स लिब्रा। मैंने पहले भी बताया था कि फ्रेंच में फ्री वर्ड्स को वर्ड्स लिब्रा कहा जाता है, इंग्लिश में इसका नाम ओपन फॉर्म है। ब्लैंक वर्ड्स इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो ब्लैंक वर्ड्स है यह सबसे पॉपुलर वर्ड फॉर्म है किसका? इंग्लिश लिटरेचर का। क्योंकि शेक्सपियर ने, जॉन मिल्टन ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, इवन जो आपका विक्टोरियन एज के राइटर्स थे उन सब ने ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। राइम को लेकर के है कि इनमें से कौन सा चीज मिसमैच्ड है। एंड राइम ऑकर्स एट द एंड ऑफ लाइन। ये सबको पता है कि जो एंड राइम होता है वह किसी भी लाइन का अंतिम शब्द, उसके बाद की जो लाइनें आती हैं उसका अंतिम शब्द। जब किसी लाइन का अंतिम शब्द फिर अगली वाली लाइन का अंतिम शब्द राइम करेगा तब उसको क्या कहा जाएगा? उसको एंड राइम कहा जाएगा। चाहे वह अंतिम शब्द राइम कर रहा हो, चाहे जो है सिलेबल राइम कर रहा हो, लेकिन वह राइमिंग कब होगा? किसी भी लाइन के लास्ट में होगा। इंटरनल राइम क्या होता है? ऑकर्स विद इन लाइन। जब जो है कोई राइमिंग एक लाइन के बीच में होता है तब उसको इंटरनल राइम कहा जाता है। मास्कुलिन और स्ट्रांग राइम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली चीज है। बाकी एंड राइम, इंटरनल, ये बहुत सिंपल सा था कि एंड राइम वह है जब किसी लाइन के लास्ट में राइमिंग होता है, इंटरनल वह है जब किसी लाइन के मध्य में राइमिंग होता है। लेकिन मास्कुलिन या स्ट्रांग को कैसे समझा जा सकता है? जो मास्कुलिन या स्ट्रांग राइम होता है वह मोनोसिलेबल राइम होता है। ध्यान से आप समझिएगा, मोनोसिलेबल, उसमें एक सिलेबल होगा और वह भी स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। मास्कुलिन या स्ट्रांग का अ सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल उसी समय जब ये होगा जब एक सिलेबल वाला शब्द यूज किया गया हो और वह भी जो सिलेबल होगा स्ट्रेस्ड होगा,
तभी आपको मास्कुलिन या स्ट्रांग राइम उसको कहना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया चिल स्टिल, कैसे, जब आप चिल कर रहे हैं तो चिल के उच्चारण में आपको स्ट्रेस करना पड़ रहा है। चिल इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेस्ड सिलेबल, still is an example of stressed syllable. So in this way you come to know कि masculine rhyme का चिल का राइमिंग स्टिल से हो रहा है। चिल और स्टिल दोनों जो है एक सिलेबल के शब्द हैं और दोनों स्ट्रेस्ड है। फेमिनिन या वीक राइम जस्ट मास्कुलिन का अपोजिट होता है। फेमिनिन या वीक राइम में क्या होता है, इसमें टू राइमिंग सिलेबल होता है, दो राइमिंग सिलेबल होगा और इसमें स्ट्रेस्ड वन, एक जो है स्ट्रेस्ड होगा फॉलोड बाई एन अनस्ट्रेस्ड। इसका मतलब कि यह पूरा आयाम्बिक पेंटामीटर वाले पे चल रहा, आयाम्बिक वाले पे चल रहा, जिसमें नॉट आयम्बक की ट्रॉकेइक पे चल रहा है। ट्रॉकेइक में क्या होता है कि पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा, उसके बाद दूसरा अनस्ट्रेस्ड होगा। तो फेमिनिन में हमेशा ध्यान में रखना कि दो सिलेबल वाला शब्द आना चाहिए। दो सिलेबल राइमिंग कैसे, जैसे हॉलो एंड फॉलो दिया गया, तो हॉलो का जब आप उच्चारण करते हैं तो यहाँ पे एक शब्द है लेकिन सिलेबल दो है, कैसे, हो लो, हो लो, हो लो। इसका मतलब कि इसमें दो सिलेबल आए, शब्द तो हॉलो, फॉलो, बट वेन यू प्रोनाउंस इट देन यू फाइंड कि एक शब्द हॉलो में दो सिलेबल, चूंकि हॉलो कट रहा हो लो से, लेकिन जब हम हो लो कहते हैं तो हो जो है स्ट्रेस्ड है, लो अनस्ट्रेस्ड है। ऐसे ही फॉलो, फॉलो स्ट्रेस्ड है और लो आपका अनस्ट्रेस्ड है। दिस वे यू फाइंड कि दैट इज व्हाट फेमिनिन और वीक राइम है, उसका नाम दिया गया है। आई राइम और कर्टिसी राइम बहुत सिंपल सा है। आई राइम या कर्टिसी राइम वह होता है जिसमें ऐसा लगता है कि स्पेलिंग तो एक समान है लेकिन साउंड अलग है। वर्ड्स स्पेल्ड अलाइक, उसमें स्पेलिंग, उन शब्दों में स्पेलिंग एक जैसा होता है बट नॉट एक्चुअली राइमिंग, लेकिन उनका राइमिंग नहीं होता। जैसे लव एंड प्रूव, अगर साउंड से आप देखेंगे तो लव एंड प्रूव में साउंड का कोई मैचिंग नहीं है, लेकिन स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैचिंग है। लव की स्पेलिंग LOV, प्रूव की स्पेलिंग PROV। इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है साउंड से इसका राइम नहीं समझा जा सकता, बल्कि आंखों को कंसेंट्रेट करके इसको समझा जाएगा, इसीलिए इसका नाम आई राइम या कर्टिसी राइम रखा गया है। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट राइम। इम्परफेक्ट राइम वह राइम होता है जो कि जो है पूरी तरह से राइम ना करे, आधा अधूरा हो। जैसे इसको पार्शियल भी, नियर भी, स्लैंट भी, ऑफ राइम भी कहा जाता है। वर्ड्स विच डू नॉट क्वाइट राइम, जो पूर्णतया राइम नहीं करता है। जैसे सोल, SOUL, सोल आप देख रहे हैं, सोल का वॉल से हो रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कौन सी चीज का केवल जो है L और L का ही राइमिंग हो रहा है, सोल वॉल, आधा अधूरा राइम हो रहा है। इसको क्या कहा जाता है, इम्परफेक्ट राइम। और इम्परफेक्ट को पार्शियल राइम भी कहा जाता है, स्लैंट राइम भी कहा जाता है, ऑफ राइम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हाफ राइम, आल्सो कॉल्ड कॉन्सोनेंट। इस हाफ राइम को आप कॉन्सोनेंट्स भी कह सकते हैं, जिसका रिपीटिशन, जिसका डिफिनीशन दिया गया है कि रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स। जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है रिपीट करे, सेम कॉन्सोनेंट साउंड, ध्यान में रखिएगा, अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट करता है तब क्या होगा, तब आपका हाफ राइम या उसी को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। तो क्या, रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स बिफोर एंड आफ्टर डिफरेंट वाउल्स, बिफोर एंड आफ्टर डिफरेंट वाउल्स। कैसे जो है, जैसे आप देख रहे हैं ग्राउंड और ग्रोन्ड। ग्राउंड में अगर आप देखेंगे G और R, ये आपका क्या है, G और R, ये आपका कॉन्सोनेंट है। पहले शब्द में भी G और R कॉन्सोनेंट आया है, दूसरे शब्द में भी G और R कॉन्सोनेंट आया हुआ है, लेकिन वाउल चेंज हुआ। वाउल क्या चेंज हुआ है, वो एक में OU आया हुआ है, एक में OA आया हुआ है। तो दिस वे यू फाइंड कि वाउल में चेंज हो जाएगा लेकिन कॉन्सोनेंट का सेम रिपीटिशन होगा। तो इसमें क्या करें कि रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, सेम कॉन्सोनेंट साउंड का तो उसमें रिपीटिशन होगा, लेकिन बिफोर और आफ्टर में क्या होगा, डिफरेंट वाउल्स निकलेगा। तो बिफोर और आफ्टर में कैसे डिफरेंट वाउल्स है, एक में OU आया हुआ है, मतलब O अलग वाउल है, U अलग वाउल है, और इसी तरह से जो है दूसरे में O और A आया हुआ है, O अलग वाउल है और A अलग वाउल है। सो इन दिस वे यू फाइंड व्हाट इज, दिस इज अ हाफ राइम। और इनका गोपाल जी का आया था कि एजोनेंस बता दीजिएगा, एजोनेंस इसका हिस्सा नहीं था, फिर भी मैंने यहाँ रखा हुआ है। इसमें कोई चीज मैंने गलत नहीं लिया, केवल आपको समझाने के लिए कि एक क्वेश्चन में आप ये सारी चीजें समझ जाए, इसीलिए मैंने इसको रखा है। कोई चीज यहाँ पे गलत नहीं, सारी चीजें सही। एजोनेंस क्या है, इट रिफर्स टू द रिपीटिशन ऑफ इंटरनल वाउल साउंड। जब किसी भी शब्द के अंदर जो है
जो इंटरनल वाउंड साउंड रिफर करे, मतलब रिपीट करेगा, एक ही इंटरनल वाउंड साउंड जो है बार बार रिपीट करेगा इन वर्ड्स एक शब्द में, दैट डू नॉट एंड द सेम, और जिसका खात्मा उसी में नहीं होता बल्कि अगले शब्द में भी वही रिपीट करता है, तब उसको एजोनेंस कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही फेल अंडर द चेरी ट्री। इफ यू फाउंड कि यहाँ पर क्या कहा गया था, इंटरनल वाउल साउंड। अगर इंटरनल में आप देखेंगे तो ये आपको कहाँ मिलेगा, फेल में मिलेगा। फेल में ई का रिपीट, मतलब ई एक बार आया हुआ है, एफ ई डबल एल, फेल में आपको एफ ई डबल एल, ई बीच में आया है। अंडर, यू एन डी ई आर, ई आपका बीच में आया हुआ है। चेरी, चेरी में ई आपका बीच में आया हुआ है। ट्री, ट्री में आपका ई जो है कहीं ना कहीं बीच में आया, डबल ई आया हुआ है तो एक ही बीच में आया हुआ है। अगर आप देखेंगे इसमें क्या कहा गया था, इट रिफर्स टू द रिपीटिशन ऑफ इंटरनल वाउल साउंड, अंदर का जो वाउल साउंड है वो बार बार रिपीट करेगा इन वर्ड्स एक शब्द में, लेकिन दैट डू नॉट एंड द सेम, ऐसा नहीं है कि वह उसी में ही खत्म हो जाएगा बल्कि उसका रिपीटिशन अगले शब्दों में भी देखने को मिलेगा। तो फिल में ई रिपीट हुआ, ई आया हुआ है जो वाउल साउंड है, अंडा में आया हुआ है, चेरी में आया हुआ है, ट्री में आया हुआ है। इस तरह से सबका सब करेक्ट है। एजोनेंस थोड़ा सा टेक्निकल है, टिपिकल है, बट इफ यू गो, इतना समझाने के बाद कोई बड़ी चीज नहीं, जब भी होगा डिफिनेशन ही पूछेगा, इसको आप एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज द पॉपुलर 12 नॉट 2 12, विच इज द पॉपुलर वर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पॉपुलर वर्ड फॉर्म कौन सा है, ब्लैंक वर्ड है। ब्लैंक वर्ड से रिलेटेड मैंने पहले भी कई बार बातें की है और इधर लगातार मैं इसको कर रहा हूँ कि ब्लैंक वर्ड्स इज एन आइडियल वर्ड फॉर्म, जो ब्लैंक वर्ड्स है यह आइडियल वर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे, यह हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे के द्वारा यूज किया गया है। इन ट्रांसलेटिंग वर्जिल्स एनीड, वर्जिल के एनीड के ट्रांसलेशन में, जो कब आती है 1540 में, इन ट्रांसलेटिंग वर्जिल्स एनीड, जो वर्जिल के ट्रांसलेशन में 1540 में आती है, बुक सेकेंड एंड फोर, जो कब आई है, बुक सेकेंड एंड फोर में आई हुई है। एंड यू विल कम टू नो इट वाज एन आइडियल मीटर इन एलिजाबेथन एज, या एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज का आइडियल मीटर है। सो इन दिस वे यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड क्वेश्चन नंबर 12 की ब्लैंक वर्ड्स आइडियल मीटर है। फ्री वर्ड्स को वाल्ट व्हिटमैन ने लीव्स ऑफ ग्रास में पहली बार यूज किया हुआ है। फ्री वर्ड्स मॉडर्न एज का आइडियल मीटर रहा है। इसको जो है डब्ल्यू एच ऑर्डन ने, फिलिप लार्किन ने और भी आप देखेंगे और लोगों ने भी यूज किया हुआ है। इन दिस वे यू फाइंड, और फ्री वर्ड्स को फ्रेंच में वर्ड्स लिब्रा, इंग्लिश में ओपन फॉर्म कहा जाता है। हीरोइक कपलेट जो था वह जोफ्रे चौसर ने पहली बार यूज किया था। हीरोइक कपलेट को जिसने पॉपुलर बनाया, जॉन ड्राइडेन ने बनाया, जिसने परफेक्ट बनाया अलेक्जेंडर पोप ने बनाया। ये जो है रिस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी में आइडियल मीटर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप ऑलरेडी आप उससे तुरंत समझ जाएंगे। इंपॉर्टेंट का मतलब उसको एक फिगर ऑफ स्पीच से मैंने 2 क्वेश्चन रखा है। आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रदर कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव, मैं ओफिलिया को इतना ज्यादा लव करता हूँ कि 40,000 भाइयों का भी प्यार मेरे प्यार के आगे कम पड़ेगा। दिस इज द स्टेटमेंट। ये सब समझ सकते हैं कि हाँ क्या कहना चाहते हैं उसमें। तो पर्सनिफिकेशन है, हाइपरबली है, एंटी क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स है, यू नो इट की बढ़ा चढ़ा के बात कही जा रही है, तो हाइपरबली है, हाइपरबली में बढ़ा चढ़ा की बातें कही जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी इज द राइट आंसर, दैट इज द हाइपरबली। तो इन दिस वे यू फाइंड कि ये सब चीजें रही हैं। फिर बाद में मैंने हाइपरबली का डिफिनेशन दिया है कि हाइपरबली इज एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, इसमें चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है और ओवर स्टेटमेंट दिखाया जाता है इन ऑर्डर टू अचीव अ स्ट्राइकिंग इफेक्ट, और इसका पर्पज होता है कि वह स्ट्राइकिंग इफेक्ट प्राप्त करना चाहते हैं। स्ट्राइकिंग इफेक्ट मतलब कि ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, अटेंशन को ड्रा करना चाहते हैं, इस तरह से बातें होती हैं। जैसे अगर कोई ये कहे कि जो है वह तो मतलब हाइपरबली में अगर आप कुछ ऐसा चीजें कहते हैं, इफ आई से कि मैकबेथ फॉट लाइक अ लायन इन द बैटल फील्ड, तो उसकी ब्रेवरी को हमने बढ़ा चढ़ा के, इसमें सिमली भी आ रहा है और हाइपरबली भी आ रहा है, क्योंकि उस तरह का वहां पे प्रेजेंट किया जा रहा है। तो यू फाइंड दैट कि जो आंसर बी है उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं, मतलब हाइपरबली के। जैसे एक और एग्जांपल है 10,000 आई एट अ ग्लांस, 10,000 तारों को एक बार मैंने देखा, कई बार पूछा जा चुका है। दूसरा एक और है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, अरब के सारे इत्र भी ला करके अगर यूज किए जाए तो ये सब जो स्पॉट है ब्लड का वो चीज नहीं धुलेगा। ये साइकी को इंडिकेट करता है। मैकबेथ में लेडी मैकबेथ का स्टेटमेंट है, आई वॉक्ड अ मिलियन माइल्स टू गो देयर, कह रहे वहां जाने के लिए मुझे जो है लाखों मील चलना पड़ा। सब
बढ़ा चढ़ा के बाद आई डाइड ऑफ एम्बेरसमेंट, मैं जो है एम्बेरसमेंट का मतलब थोड़ा सा परेशानी, अनरेस्ट और एंग्जाइटी में, उससे मेरी मौत हो गई। डाइड ऑफ एम्बेरसमेंट कभी हो ही नहीं सकता है, वो परेशान आप हो सकते हैं, लेकिन एम्बेरसमेंट कितना बड़ा था जो आपकी डेथ हो गई। तो आई डाइड ऑफ एम्बेरसमेंट, अगर ये चीज आता है ये भी हाइपरबली ही है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब ये जितना भी दिया गया सबका सब हाइपरबली है, उसे आप पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल सा उसमें डिफिनेशन दिया गया, नथिंग एट ऑल। तो उसके बाद और आया हुआ कि क्वेश्चन नंबर 14 है, आई केम, आई सा, आई कांकर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो है किसका एग्जाम्पल है? क्लाइमैक्स का एग्जाम्पल है। क्लाइमैक्स में कोई भी चीज जो होती है वह असेंडिंग आर्डर में होती है। और आप देखेंगे कि जो क्लाइमैक्स है वह ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लैडर। लैडर माने सीढ़ी, सीढ़ी का मतलब स्टेप बाय स्टेप चढ़ना। आप अगर ये शब्द ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। क्लाइमैक्स जो है ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है लैडर, मतलब स्टेप बाय स्टेप, असेंडिंग आर्डर है, डिसेंडिंग आर्डर नहीं है। क्लाइमैक्स का उल्टा एंटी क्लाइमैक्स होता है, उसमें कोई भी चीज डिसेंडिंग आर्डर में होती है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा? मैं आया, मैंने देखा, मैंने विजय प्राप्त की, तो यह जो है क्लाइमैक्स का हिस्सा है, और इस तरह से उन्होंने उसको असेंडिंग आर्डर में रखा हुआ। नाउ इन दिस वे आई हैड टेकन ओनली 14 क्वेश्चंस, और उस 14 क्वेश्चंस में मोस्ट प्रोबेबली रेट्रिक प्रोसोडी को कवर किया गया, और मीटर वगैरह जितना चीज मेरे उसमें डाउट था कि कुछ चीजें कंफ्यूजन था या और लोगों का क्वेश्चन आया था, उसको लेकर के मैंने बात किया था। So in this way I have done, and thanks to all of you ki